नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर, खास भारत की राजधानी नई दिल्ली पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां हो रहा है G20 सम्मेलन। अब G20 ये है क्या? आम आदमी को ये मालूम नहीं, पर यह मालूम है दुनिया भर के तमाम दिग्गज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े मुल्कों के वो यहां आने वाले हैं और इस G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ये मान सम्मान भारत को मिला है इस साल। इसके मायने क्या हैं? कौन कौन आ रहा है? भारत में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? संभावनाएं क्या होंगी? और भारत के सामने, खास भारत की बात करें तो चुनौतियां क्या होंगी? क्योंकि डिप्लोमेसी में एक फलसफा होता है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जब हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बात करते हैं तो ये दोस्ती दुश्मनी, कहीं दोस्ती हो सकती है और कहीं हम दुश्मनी भी निभा रहे होते हैं एक ही देश के साथ। सर्वोत्तम प्राथमिकता किसे दी जानी चाहिए? अपने हित, देश हित, भारत का हित कैसे सधेगा? और चुनौतियां क्या होंगी जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते? ये तमाम बातें आज के इस सफ़र में मैं आपको समझाने वाला हूं, बिल्कुल सीधी सादी सरल भाषा में। लेकिन सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि जो ये भारत मंडप है जहां पर G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है, ये G20 है क्या? दरअसल ये 1999 में इसने शक्ल अख्तियार की, एक खाका तैयार हुआ कि भाई दुनिया भर की जो ताकतें हैं, जो मुल्क हैं, आर्थिक और वित्तीय समर्थन और सहयोग कदम ताल कैसे की जाए, इसके लिए एक बॉडी की जरूरत है। यह 1999 की बात थी और 2008 आते आते 9 साल के भीतर यह एक सालाना जलसा सम्मेलन की शक्ल अख्तियार कर चुका था। शिखर सम्मेलन होने लगे जिसकी अध्यक्षता आज हम कर रहे हैं। और ये जो 20 मुल्क हैं, दरअसल 19 मुल्क और एक यूरोपियन यूनियन, ये मुल्क कौन कौन से हैं ये भी आपके सामने पेश करना ज़रूरी हो जाता है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत तो है ही, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा 9 मेहमान देशों को भी न्योता दिया गया है इस शिखर सम्मेलन में। और मेरे साथ इस सफ़र में आपको समझाएंगे बारीकियां लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड। और जनरल कुलकर्णी का थोड़ा तारुफ और तारीफ भी मैं कर दूं। हम सियाचिन ग्लेशियर की बड़ी बात करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर सबसे पहले भारतीय तिरंगा, हमारी आन बान शान, लहराने का काम जनरल कुलकर्णी ने किया था। तो जनरल कुलकर्णी, जब हम G20 की बात करते हैं तो भारत के हित कैसे सधेंगे, वो सबसे अहम हो जाते हैं हमारे लिए। और G20 में अगर हम देखें, 4 हिस्सों में हम इसे बांट देते हैं अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए। एक अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, और उसके पीछे पड़ा हुआ चीन, और किसी ज़माने में अमेरिका बनाम रूस की जो लड़ाई होती थी, कोल्ड वॉर के आप साक्षी रहे हैं, रूस और यूरोपियन यूनियन। और भारत के लिए इनके साथ क्या कुछ बातें होंगी, ये कितनी अहमियत रखेंगी। जिस प्रकार आप झंडे गाड़ने की बात कर रहे थे सियाचिन पे, मुझे लगता है वाकई वक्त आया है कि भारत भी पूरे विश्व में झंडा गाड़ने की काबिलियत रखता है। जब मैं देख रहा हूँ पूरे दिल्ली भर में जिस प्रकार से कोशिश की गई और जिस प्रकार से पूरे विश्व की आंखें भारत पर टिकी हैं, इस बात को जाहिर करता है कि वाकई वक्त आ गया है कि भारत ने अपना जो भूमिका है इस विश्व में निभाने के लिए भारत तैयार है। और जैसे आपने कहा कि विश्व हमेशा कोल्ड वॉर की स्थिति में जिस प्रकार से रहा है, उस कोल्ड वॉर में से निखारने के लिए
पोलराइज वर्ल्ड में से बाहर निकालने के लिए जिस प्रकार से हम लोग बार बार कह रहे हैं, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वसुदेव कुटुंबकम। और इसमें दिलचस्प बात यह है जनरल साहब कि चीनियों को इस शब्द से भी दिक्कत है। जो बैठक हुई फाइनेंस मिनिस्टर्स की G20 की और उसमें रेजोल्यूशन पर अड़ंगा, दर्शकों कमाल की बात है, ये जो वसुदेव कुटुंबकम ये शब्द संस्कृत का शब्द, इस पर चीन ने कहा कि अरे जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस की उसका हिस्सा नहीं है तो यह हिस्सा नहीं होना चाहिए। मतलब मीन मेक निकालने की, बाल की खाल निकालने की नौबत कहाँ तक आ जाती है ये भी बताना ज़रूरी हो जाता है। और एक और बात आपको G20 के बारे में बता दूं, ये कितना महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए। 80% ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, सकल दुनिया उत्पाद, हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं, दुनिया का ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट 80% इन 20 देशों में है। 75% दुनिया का धंधा कारोबार इन 20 मुल्कों में होता है। 2/3 जनसंख्या इन मुल्कों में है और 60% क्षेत्रफल इन 20 देशों में है। तो इन सब के राष्ट्राध्यक्षों का मिलना, एक साथ बैठना कितना अहम हो जाता है ये आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसमें मुकाबला भी होता है और उस मुकाबले में जनरल कुलकर्णी, व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति और शी जिनपिंग सदर चीन के, उनका ना आना उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो मैं मानता हूं कि पुतिन जो हैं, जिस प्रकार से उनका यूक्रेन के साथ एक, चाहे वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहें, लड़ाई चल रही है, उनका ना आना मानने वाली बात है, क्योंकि खुद उनकी जो स्थिति है रशिया के अंदर, उन्हें वहाँ पे संभालनी बहुत ज़रूरी है। शी जिनपिंग का ना आना ये दर्शाता है कि उन्हें भारत से, और जिस प्रकार से भारत ने प्रगति की है, जिस प्रकार से पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, उससे शायद एक तरीके से अगर कोई सख्त शब्द इस्तेमाल करूँ तो जलन सी महसूस हो रही है। हम चीन के साथ लाख दुश्मनी करें, आंखें तरेरते रहें और जी ज़मीन पर कब्जा हुआ है या नहीं, इस बात को लेकर विवाद चल ही रहा है, वो संसद में भी उठेगा आने वाले विशेष सत्र में। पर चीन को जब हम गरियाते भी हैं तो एक हकीकत मेरे ख्याल से देशवासियों को ये भी समझनी होगी कि जब कारोबार होता है तो ये दुश्मनी कहीं साइड में कर दी जाती है। और अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड देखें, तीसरे नंबर पर चीन के साथ हमारा कारोबार हो रहा है और कुल मिलाकर जो कारोबार है वो 9 लाख करोड़ से ज़्यादा का, जिसमें 7.5 लाख के करीब का आयात हम कर रहे हैं, चीनी माल हम ले रहे हैं। हम कितने भी उनको बाकी उनके बारे में अपनी राय बनाते रहें, बट वी आर एज ऑफ टुडे डिपेंडेंट ऑन चाइना ऑल्सो टू अ लार्ज एक्सटेंट। संदीप, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमने सोचना चाहिए कि व्यापार के इसमें हमारे संबंध चीन के साथ कब खराब हुए? 2020 के बाद खराब हुए। हम लोगों ने 1993 के बाद जिस तरीके से वेरियस पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ट्रीटीज, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए बात की चीन के साथ, और उस तरीके से चल रहा था, हम लोगों ने भी सोचा कि पूरा विश्व एक परिवार है, उस परिवार में हम लोग चीन के साथ अच्छी दोस्ती बना करके, अच्छा एक पड़ोसी होने के नाते हम चल रहे थे। तो जितना भी हमारा भी ग्रोथ है और साथ साथ चल रहे थे, लेकिन अब ये कहना कि 2020 के बाद हम चीन के साथ सब ट्रेड खत्म कर दें, हो नहीं सकता। रूस हमारा पुराना साथी, लेकिन आजकल हम हथियार, एयरक्राफ्ट वो अमेरिका से लेने लगे। अमेरिका का सबसे बड़ा धंधा, सबसे बड़ा कारोबार आर्म्स है। वहाँ पर जो आर्म्स लॉबी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो रूस किस नज़रिए से देख रहा है ये जियोपॉलिटिक्स जो बदली है? भारत जो अब अमेरिका से बात करता है और रूस को भी पुराने दोस्त की तरह देख रहा है, पर रूस क्या वो पुरानी दोस्ती याद रखे हुए है या मन में कुछ खटपट भी चल रही है? देखिएगा, ज़रूर रूस को लगता होगा कि भारत उसके ऊपर निर्भर रहे, पर रूस को भी मालूम है कि भारत अगर उसके ऊपर दोस्ती, पानी बहुत बह गया है। हाँ, दोस्ती बना सकता है। लेकिन इससे पहले भी हमारे जो संबंध थे, चाहे वो फ्रांस के साथ रहे
एयरफोर्स में देखिए हाँ। कितने एयरक्राफ्ट फ्रांस से आए, यूके से आए। सुखोए हम ले आए, पहले हम मिग लाते थे, एब्सोल्युटली। सो मिराज लाने लगे, मिराज लाने लगे, तो इसमें कोई शक नहीं। हमारे हमेशा वी नेवर केप्ट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, बट डेफिनेटली रूस के साथ संबंध इसलिए अच्छे थे कि रूस हमने को टेक्नोलॉजी जो देता था, इट वाज ईजियर टू एब्जॉर्ब एंड ईजियर टू एसिमुलेट एंड आराम से आ रही थी। यही कारण था कि 1962 के बाद जिस प्रकार से हुआ, 65 में वी कुड स्टैंड अप टू पाकिस्तान बिहेवियर, और उस वक्त भी पाकिस्तान और चीन ने मिल करके भारत के ऊपर हमला बोला। पाकिस्तान ने तो बोला इधर वेस्टर्न सेक्टर में, पर चीन ने सिक्किम में किया। तो ये दोनों देश जो हैं मिल करके हमारे पड़ोसी जरूर हैं, पर ये दुश्मन हैं, और इस बात का हमें एहसास होना चाहिए। आज की तारीख में रूस हमारा दोस्त है या अब वो दुश्मनी की आहट भी दिखने लगी है? वर्ल्ड ऑर्डर कुछ चेंज हो गया है क्या? पहले कोल्ड वॉर, हम चाहे नॉन अलाइन मूवमेंट की दुहाई देते थे, लेकिन कोल्ड वॉर के ज़माने में हम दरअसल रूसी खेमे के साथ दिखाई देते थे। आज की तारीख में रूस और चीन कदम ताल कर रहे हैं। अमेरिका उनके खिलाफ एक लामबंदी और घेराबंदी करने की भी कोशिश कर रहा है। तो हमने क्या पाला बदल लिया है, या ये हमारी डिप्लोमेसी के लिए एक चुनौती भी है? डेफिनेट चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं, बट वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन अ बैलेंस्ड, वी हैव नॉट बीन सीन कि हम एक ही ग्रुप के साथ हैं। जब हम दुनिया कहती थी कि हम लोग रूस के साथ हैं, तो उस रूस के साथ उस वक्त होने में हमें फ़ायदा था। अगर 1971 की लड़ाई में हमने देखा कि रूस और चीन भिड़े हुए थे ऊपर, और पूरा विश्व इतना कहने के बावजूद भी रूस ने हमें पूरा एक आश्वासन दिया कि आप जो करना चाहते हैं, ये 14-15 दिन आपके पास है, आपके बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो हम लोगों ने देखा बांग्लादेश जो आज है, उसका कारण है क्योंकि उस वक्त की जो राजनीति थी, उस वक्त की जो कूटनीति थी, उस वक्त की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ था, वो सब एक तरीके से मैं कहूँगा उभरा, क्योंकि रूस ने साथ दिया। इसमें तो ये टाइट रोप वॉक भी है भारत के लिए। हमें एक जिम्नास्ट भी बनना होगा, सबको साथ के भी रखना है, और अपने हित सर्वोपरि। अपने हित सर्वोपरि, आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे पोलराइज्ड वर्ल्ड में जब कि आप किसी के भी, आपका कोई दोस्त नहीं है, आपको कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ही आपको गाइड कर रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप भी दूसरों के काम आए और दूसरे भी आपके साथ खड़े हो, किसी भी कारण से खड़े हो, चाहे वो आपका टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ है। अब जब सब कोई देखता है कि भारत चंद्रयान 3 के द्वारा चांद पर उतर आया है, भारत सूरज की ओर प्रयास कर रहा है, तो बाकी लोगों को भी लगता है कि ये देश जो है, इसमें वाकई वो दम है। हमने रूस और चीन की बहुत बात की है, लेकिन अब बात करेंगे अमेरिका की। अब जो बाइडेन का आना, उसकी अहमियत क्या है, इसको भी मैं थोड़ा आपके सामने पेश कर देता हूँ। 8 अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आए हैं दौरों पर, और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो किसी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आ रहे हैं। फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप आए थे, वो कोई शिखर सम्मेलन नहीं था, और यहाँ पर एक बाइलैटरल, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच एक बैठक भी होने वाली है। तो अमेरिका को अब हम पिक्चर में लेकर आए। अमेरिका के साथ बातचीत में एक खास पहलू न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेकर रहने वाला है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए हम हमेशा रूस पर निर्भर थे, अब अमेरिका के साथ ये बातचीत प्ले आउट कैसे करती है? देखिएगा, ज़रूर हम लोगों के अभी एक तरीके से एग्रीमेंट है, न्यूक्लियर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ। अमेरिका भी देख रहा है कि किस प्रकार से भारत, और वो 2008 में हमें ये नहीं भूलना चाहिए, मनमोहन सिंह की सरकार ने की थी, सरकार दांव पर लगा दी थी। इसमें कोई शक नहीं, दैट इज द टर्निंग पॉइंट। आई विल से दैट इज द टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया टू बी एबल टू होल्ड इट्स ओन, इर्रिस्पेक्टिव कि लोग कुछ भी कहें, कैसे भी कहें। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि नहीं, मैं अमेरिका के साथ जाऊंगा और इसमें हमारा हित है, देश का हित है, और देश के हित के मद्देनजर रखते हुए, और हम कोई लड़ाई के लिए उसका इस्तेमाल नहीं, वो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील थी। एब्सोल्युटली फॉर पीसफुल टर्म। इसमें कोई शक ही नहीं है कि बिजली पैदा करना है, बाकी है, रादर देन गोइंग ऑन गोइंग ऑन फॉसिल फ्यूल की जगह अगर रिप्लेसमेंट न्यूक्लियर हो जाता है, सो मच बेटर फॉर अस, इसमें कोई शक नहीं। तो ये जो अमेरिका के साथ संबंध है, क्योंकि लोकतंत्र होने के नाते अमेरिका को भी लग रहा है कि एक ऐसा लोकतंत्र जिसकी टेक्नोलॉजी में स्ट्रेंथ है, जिसके इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है, जिसके नेतृत्व में स्ट्रेंथ है, जिसके स्किल पावर में स्ट्रेंथ है, उनका नासा इस
ऑलमोस्ट फ्लडेड विद इंडियंस। उनके वाइस प्रेसिडेंट इज इंडियन बॉर्न, और अगले बार देख रहे हैं वो भी शायद इंडियन बॉर्न हो सकता है। और जिस प्रकार से यूके के प्रधानमंत्री इंडियन बॉर्न, सो यू कैन सी दैट देयर इज अ लॉट that the Indians are able to offer in terms of skill, in terms of technology, in terms of strength, in terms of vision. अब आपने एक और बात कही कि हमारी ब्रेन पावर जो है, भारतीयों का डंका बज रहा है अमेरिका में, पर अमेरिका ये उसकी जो वीज़ा पॉलिसी है उसको भी अपनी सुविधा अनुसार बदलता रहता है। बहुत से भारतीय लटक जाते हैं, अटक जाते हैं, कहीं पासपोर्ट मिल रहा है, कहीं ग्रीन कार्ड नहीं मिलता है, कहीं सिटीजनशिप में दिक्कत आती है, कहीं रीपैट्रिएशन। ये सवाल भी बहुत ज़ोरों शोरों से उठने वाले हैं। आपको लगता है कि अमेरिका वो अपने हिसाब से उसमें वो कोई दरिया दिली नहीं दिखाता है, पर यहाँ भारत के दबाव आपको लगता है और बढ़ता दिखेगा इस बात पर? बिल्कुल, सी ये जो G20 है, इट्स एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जब अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी होएगी, आर्थिक और वित्तीय सहयोग के लिए ही बनी है ये बनी है, तो ये जब अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली देश आपकी तरफ देखेंगे। जो जैसे आप कह रहे हो 4 लाख एप्लीकेशन फॉर ग्रीन कार्ड आर पेंडिंग, 4 लाख। उसके अलावा वीज़ा मिलने के लिए कहते हैं साल, 1.5 साल, 2 साल तक लग रहे हैं। तो धीरे धीरे मुझे लगता है अमेरिका को इस बात का एहसास होगा कि भारतीय जो है उसका अमेरिका में जाना अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के को ही और मजबूत बनाता है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो मेहनती हैं। अगर सेविंग भी करते हैं तो आई थिंक द कंपोनेंट ऑफ सेविंग ऑफ इंडियंस इन अमेरिका में बी द हाईएस्ट। तो एक तरीके से भारतीयों का अमेरिका में होना या पूरे विश्व में जाना एक तरीके से उस देश को भी विकसित करता है, बिकॉज वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन मर्जिंग एंड गोइंग अलोंग। इसलिए दैट वी टॉक अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम कहीं पर भी जाते हैं, हम अपने आप को उस माहौल में ढालने की कोशिश करते हैं जिससे कि वहाँ के लोगों को ये ना लगे ये अलग है। G20 के कंक्लूजन पर 2008 से आज तक हमेशा एक साझा बयान आया है। उसका आना हम तय माने या ये एक बड़ी चुनौती है, और भारत की अध्यक्षता पर भी यहाँ पर ये एक सवालिया निशान लग सकता है। अब मैं चौथा पहलू जो है जिस पर हमें गौर करने की, तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो है EU, यूरोपियन यूनियन। लेकिन यूरोपियन यूनियन पर हम बात करें और उसमें यूनाइटेड किंगडम को छोड़ दें, देखो ब्रेक्सिट हो चुका है, यूके तो हिस्सा है नहीं यूरोपियन यूनियन का, लेकिन यूनाइटेड किंगडम की बात करना भी ज़रूरी है। और जब हम आर्थिक सहयोग की बात करते हैं, और मैंने शांति का जो जिक्र किया, आतंकवाद इस सारे प्रोसेस को डिरेल भी करता है। अभी ऋषि सुनाक, आपने उनका जिक्र किया, उन्होंने हाल में ही बोला कि हम ये खालिस्तानी तत्व जो हैं इनको कोई समर्थन नहीं देंगे, उन पर हम नकेल कसेंगे, शिकंजा कसेंगे। हालांकि हकीकत ये भी है कि वो कनाडा में उन्हें सेफ हेवन मिल गया है और सरकार उनके प्रति सकारात्मक दिखती है। तो कनाडा भी है G20 का हिस्सा। ऋषि सुनाक का ये कहना और आतंकवाद की ओर जो इशारा है, इसमें भारत क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक सहमति बनाता दिखेगा? ये हमेशा टेढ़ी खीर साबित हुआ है। इसमें कोई शक नहीं, दिखेगा और दिखना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जो है बार बार कहते रहे कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन। इसमें कोई शक नहीं है, टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, एंड देयरफॉर we मस्ट इंश्योर दैट वी आर फाइटिंग ऑल यूनाइटेडली अगेंस्ट टेररिज्म। आने वाला वक्त भारत का वक्त हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसमें क्या सबसे बड़ा पेंच, अब मैं EU को भी इस चर्चा में ले आता हूँ। EU के कई देशों ने इस बात पर एतराज़ किया कि जी यूक्रेन पर भारत खुलकर रूस की मुखालफत करता नहीं दिखता है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें दो टूक जवाब भी दिया कि तुम्हारे पेट में दर्द हो तो तुम्हें भारत की दवा की ज़रूरत होती है। भारत जब तड़पता है तो आप अपनी राजनीति और अपने हित साधने लगते हैं। पर यूक्रेन पर एक साझा बयान आता है, नहीं आता है, क्योंकि G20 के कंक्लूजन पर 2008 से आज तक हमेशा एक साझा बयान आया है। उसका आना हम तय माने या ये एक बड़ी चुनौती है, और भारत की अध्यक्षता पर भी यहाँ पर ये एक सवालिया निशान लग सकता है। संदीप, आपने बहुत बड़ी बात कह दी, और उसके ऊपर अब 10 तारीख को ही पता चलेगा क्या होएगा। पर हाँ, मैं ज़रूर कहता हूँ कि चीन क्यों नहीं भाग ले रहा है, क्योंकि वो इस पर दखलंदाजी और आड़े आ रहा है कि एक तरीके से भारत को वो इसके श्रेय नहीं मिलना चाहिए G20 की अध्यक्षता का। साझा बयान और खासकर यूक्रेन का पेच
भारत के लिए, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट। तो ये था बिल्कुल आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में G20 जो ये मजमा लग चुका है नई दिल्ली में, और दुनिया भर से जो सबसे ताकतवर मुल्क हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पधार चुके हैं। भारत विश्व गुरु बनने की अपनी राह में कितने कदम और उठा पाएगा, और जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है, जो विकासशील देश हैं, क्या वो भारत को अपना नेचुरल लीडर मानकर विकसित देशों से बात करते दिखेंगे क्या, और अपने हित कहाँ तक हम साध पाते हैं, इसी चुनौती पर हमारी नज़र होगी। कैमरामैन मनोज के साथ संदीप चौधरी, दिल्ली, ABP न्यूज़।